नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जेपी नड्डा ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और राजस्थान की जिम्मेदारी देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कंधों पर है। तो यह बड़ी जानकारी इस समय की आपको दे रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालेंगे। दुष्यंत गौतम भी उनके साथ होंगे। तो यह बड़ी जानकारी, तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। और तीनों राज्यों की बात कर ली जाए तो 3-3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का इंतजार हो रहा था कि कब बीजेपी अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान करती है और उसके बाद फिर सीएम फेस कौन होता है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आखिरकार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है बीजेपी ने। बिल्कुल अभिषेक। और अभिषेक देखिए, जो न्यूज़ इंडिया बताता है वही खबर सही होती है। न्यूज़ इंडिया ने कल ही बता दिया था कि आज पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट है वो बीजेपी जारी करेगी। और सुबह ही हमने 8 बजे कह दिया था कि आज जो पर्यवेक्षकों की जो लिस्ट है वो आज आ जाएगी। कल या परसों हो सकता है कि विधायक दल की बैठक हो, यानी मुख्यमंत्री के चुनाव की और विधायक दल की बैठक होगी। तो अब जाहिर सी बात है, ये जो पर्यवेक्षक है इनके नामों की घोषणा हो चुकी है। जिस तरीके से आपने खुद बताया कि राजस्थान के राजनाथ सिंह, सरोज पांडे, विनोद तावड़े, वही मध्य प्रदेश मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनकी जिम्मेदारी है। के लक्ष्मण उनके साथ रहेंगे और आशा लकड़ा। वहीं अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अब जो घड़ी है वो बहुत कम है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार हम बता रहे थे कि संडे तक, यानी कि रविवार तक तीनों राज्यों को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। न्यूज़ इंडिया की खबर पर मोहर लगती दिख रही है। जिस तरीके से लगातार न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को बता रहा था कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो भी रविवार तक का, क्योंकि रविवार तक घोषणा हो जाएगी तीनों राज्यों में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अगर बात की जाए तो जितने भी बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में है वो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। चाहे वो खुद वसुंधरा राजे हो, बाबा बालकनाथ हो, या फिर कई ऐसे नेता हैं जो लगातार गृह मंत्री अमित शाह से, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। पर अब इंतजार ये है कि ये पर्यवेक्षक, क्योंकि अगर बात की जाए तो कुछ लोगों से बात हुई जो पर्यवेक्षक के तौर पर अगर कहा जाए कि उनको बनाया गया है तो हो सकता है कि वो आज। हाँ, यही मैं पूछ रहा था कि रायपुर, भोपाल और जयपुर के लिए ये सभी उड़ान कब भर रहे हैं। जी देखिए, अभी बात हो रही, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन पर्यवेक्षकों की जो एक बैठक है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ है। उसके बाद हो सकता है कि देर शाम तक ये जो पर्यवेक्षक हैं वो अपनी उड़ान तीनों राज्यों के लिए भर ले, क्योंकि कल या परसों विधायक दल की बैठक करनी है और सोमवार या मंगलवार तक नया मुख्यमंत्री की शपथ हो सकता है कि सूत्र जो बता रहे हैं वो हो जाए। मेरे पास जो जानकारी है अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 10 तारीख को मध्य प्रदेश में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। चलिए, एक्सक्लूसिव जानकारी है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़? जी बिल्कुल, उसके आसपास ही रखा जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर बात की जाए तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 तारीख से पहले पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की घोषणा हो जाएगी। उसके 1-2 दिन बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहती है कि तीनों राज्य में जिस तरीके से सरकार बनी, तो चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो और कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है, ये तीनों मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे तब वो वहां मौजूद रहेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों ही राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया गया है।
और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। आज से उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उन्होंने उद्घाटन किया है और इसी लिहाज से उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आपको बता दें कि देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वहीं मौजूद हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आज का दिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिहाज से। देखिए अभिषेक, आज का दिन कई मायनों में अहम हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड वासियों को एक तो बड़ी सौगात भी देते हैं। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में विकास को लेकर लगातार ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार तमाम प्रयास कर रही है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड में बड़े बड़े निवेश करने के लिए जो देश विदेश के निवेशक हैं वो आज जुट रहे हैं। हालांकि 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें करीब 5,000 से ज्यादा जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड पहुंचे हैं और खुद यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और कई लाख की जो परियोजना है, से हम लगातार देख रहे थे कि राज्य सरकार का भी एक लक्ष्य था कि कितने करोड़ का ये निवेशक होने वाला है। कहीं ना कहीं 250 करोड़ की अगर बात की जाए तो लगातार ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निवेशक है वो भी पहुंचे हैं और तमाम जो परियोजना है उनका भी यहाँ लोकार्पण हो रहा है। कहाँ की निवेश होना, इससे क्या फायदा होने वाला है, सभी इसकी को देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर रोजगार की बात की जाए, उद्योग की बात की जाए तो तमाम इस निवेश से फायदा होने वाला है और उत्तराखंड को एक नई दिशा भी मिलने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खुद जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कई लाख की जो परियोजना है उनका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक, बिल्कुल संजय, देखिए एक तरीके से प्रयास रहा है पुष्कर सिंह धामी का कि अधिक से अधिक संख्या में इन्वेस्टर्स आए उत्तराखंड और इन्वेस्ट करें, और इसी लिहाज से हमने देखा कि ना सिर्फ वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। आज की स्थिति, आज की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं कि जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य की दिशा में मजबूती से बढ़ रहे हैं धामी। देखिए लगातार ही हम देखते हैं कि बीते दिनों से लगातार ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार ही देश विदेश जा रहे थे और रोड शो के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे अगर उत्तराखंड में निवेश करता है तो उससे क्या फायदा होने वाला है। उत्तराखंड वासियों को भी इसकी इंतजार था कि जब यहाँ पर बाहर के निवेशक आए, इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड का विकास तो होगा ही, तो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा। और आज की तस्वीरों में देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से उत्तराखंड का जो भविष्य है वो आने वाला है। उत्तराखंड में जो बड़े बड़े निवेशक है वो अब पहुंचे हैं और यहीं से निवेश करके उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी बेहतर दिन आने वाले हैं। समिट में जो लोग पहुंचे हैं, जो उद्योगपति पहुंचे हैं, उनसे आपने बात भी की होगी, उनके रिएक्शंस किस तरीके से हैं? क्योंकि तैयारियां तो हम देख रहे हैं कि भव्य की गई हैं। देखिए लगातार ये अभिषेक, जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे होते हैं। हालांकि कैबिनेट के मंत्री ही नहीं, जो बड़े बड़े केंद्र मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। हालांकि निवेशकों का हम देख रहे हैं कि पहले जब उनका स्वागत हो रहा है, उनके स्वागत के लिए तमाम यहाँ पर जो उत्तराखंड से संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ निवेशकों के चेहरे हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्सुकता देखी जा सकती है। जब उत्तराखंड की बात होती है, उत्तराखंड के निवेशक की बात होती है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें एक बड़ी उम्मीद होती है। हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र की बात की जाए तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार ही यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके जो उद्योग है उनको बढ़ावा मिलेगा, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है और आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे देहरादून। ये देखिए बहुत बड़ा लक्ष्य एक तरीके से कहें तो सरकार ने रखा हुआ है
और आपको बता दें कि 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ भी किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार वो दिखा रहे हैं देहरादून से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े 16 प्रोजेक्ट हैं जो इस समिट की खास बातें। ये देखिए 44,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट। तो देखिए पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम पीस टू प्रॉस्पेरिटी है। 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया। इसके अलावा आपको बता दें कि समिट में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। उत्तराखंड के 7 कैबिनेट मंत्री समिट में शामिल हो रहे हैं और सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक ये सभी इस समिट में पहुंच रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए। एक प्रयास जो पिछले लंबे वक्त से करते रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। हमने देखा कि देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए और इन्वेस्टर्स को न्योता दिया कि आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड में हम आपको वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे जिसके दम पर आप इन्वेस्ट कर सकें और हमारे युवाओं को, जो उत्तराखंड के युवा हैं, उन्हें अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जो हैं वो मिल सकेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। टूरिज्म को लेकर के लोगों में है और मैं कई सारे इन्वेस्टर्स से मेरी बात भी हुई। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थ यात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों से रोजगार के लिए लगातार युवाओं के पलायन के बीच एक नई मिसाल पेश की है। चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां उद्यान विभाग के द्वारा महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अच्छा उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रही हैं। उन्होंने अपने गांव में मशरूम उत्पादन को न सिर्फ स्वरोजगार का साधन बनाया है, बल्कि इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को भी अपने ही गांव में रोजगार से जोड़कर स्वावलंबन का संदेश दिया है। हरिद्वार की गौरी शंकर गौशाला में कार्यक्रम आयोजित कर राम मंदिर निर्माण की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले साधु संतों और कार्य सेवकों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और परमार्थ निकेतन धाम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि शौर्य और पराक्रम से सनातन संस्कृति का उत्थान होता है, इसलिए अपनी संस्कृति के लिए मरने मिटने वालों को याद करना बेहद जरूरी है। हरिद्वार में जो प्रथम शौर्य दिवस आदरणीय हमारे बाबा हठयोगी जी ने गौरीशंकर गौशाला में प्रारंभ किया है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ध्वस्त हुआ था, उसमें जिन कार सेवकों ने बलिदान दिया उसमें कुछ संत भी थे। तो ये एक प्रथम अच्छा प्रयास है।
और हरिद्वार का जो एक भूमि का प्रभाव रहा है, अयोध्या आंदोलन की रूपरेखा की प्रथम मीटिंग सन 1986 में हरिद्वार से प्रारंभ हुई थी। तो अब जो कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है और 6 दिसंबर जो कि उससे पहले आया है, तो इसलिए शौर्य दिवस का हम सब संतों ने, सरदर्शन साधु समाज ने मिलकर के इसको प्रारंभ किया है। और भारत का भविष्य शौर्यवान रहे, सारी प्रजा शौर्य से परिपूर्ण रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ ये सम्मेलन मनाया गया। बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, तेलंगाना के पूर्व सीएम अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। पूर्व सीएम केसीआर यशोदा अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। फार्म हाउस में गिरने से उन्हें चोट आई थी। देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि उन्हें चोट आई है। केसीआर का इलाज यशोदा अस्पताल में इस समय चल रहा है। खबर है कि उन्हें गुरुवार आधी रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिली है कि वह कल रात इरावली स्थित अपने फार्म हाउस में गिर गए थे। आपको बता दें कि केसीआर 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और अभी अभी उनकी पार्टी चुनाव में हारी है। तो के चंद्रशेखर राव को लेकर ये बड़ी जानकारी। तेलंगाना के पूर्व सीएम हैं, उन्हें चोट आई है और अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चोट आई है, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री को चोट आई है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।